स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट। हाय दोस्तों, पिछले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर देखा और हमने ये देखा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर्स कैसे निकाले जाते हैं, जैसे कि कोर लॉस रेजिस्टेंस, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, लीकेज रिएक्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ये सभी पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हमने देखा ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट। अब देखो, काफी टाइम से मैं दो टर्म्स यूज करता आ रहा हूं, कोर लॉस, कॉपर लॉस। ये चीजें हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर चुके हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और लॉसेस में हम सारे लॉसेस कवर करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कोर लॉस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लॉसेस इन अ ट्रांसफॉर्मर। देखो, मशीन कोई भी हो, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन, हर मशीन के अंदर ये जो लॉसेस वाला हमारा टॉपिक होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर मशीन में हमें ये देखना होता है कि एनर्जी लॉस कैसे कैसे आ सकता है और फिर उससे मशीन की एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ता है। एफिशिएंसी माने इनपुट पावर का कितना फ्रैक्शन मशीन आउटपुट में डिलीवर कर पा रही है। ठीक है, तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करेंगे कोर लॉस या आयरन लॉस से। देखो, ये बात मैंने पहले भी बताया था कि कोर लॉस को आयरन लॉस क्यों कहते हैं, बिकॉज कोर इज मेड ऑफ स्टील और आयरन। स्टील खुद भी तो आयरन से बनी है, तो जब ट्रांसफॉर्मर का कोर आयरन से बना है तो कोर लॉस को आयरन लॉस कह सकते हो। अब देखो, आयरन लॉस या कोर लॉस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं हमारे। पहला पार्ट होता है हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा पार्ट होता है एडी करंट लॉस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हिस्टेरेसिस लॉस से। ठीक है ना। अब देखो, हम ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का जो भी कोर है वो कौन से टाइप के मटेरियल से बनता है। इट इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जब मैंने आपसे मटेरियल डिस्कस किया था, एक खास बात थी कि उसके मैग्नेटाइजेशन कर्व के अंदर आता है हिस्टेरेसिस, जिसके अंदर हमने बात की थी रेसिडुअल मैग्नेटिक फील्ड और कोएर्सिव फील्ड के बारे में। ठीक है, तो अब देखो, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है दैट इज ड्यू टू हिस्टेरेसिस कर्व इन द मटेरियल या फिर इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। मैंने हिस्टेरेसिस कर्व कैसे बनाया था, देखो यहां पे होता है B और यहां पे होता है H। तो हिस्टेरेसिस कर्व हमने कैसे ड्रॉ किया था कि पहले हमने बनाया था वर्जिनल कर्व जो ओरिजिन से जाता है, फिर जब ये लौटता है तो ये ऊपर से आता है और वापस आता है तो फिर ये नीचे से आता है। तो इस टाइप का बनाया था हमने हिस्टेरेसिस कर्व। ये थी रेसिडुअल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और ये था हमारा कोएर्सिव फील्ड। यही था ना। ये हो जाता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी जो एक मटेरियल दे सकता है, और ये माइनस बी मैक्स। ठीक है, और ये माइनस बी आर। तो अब ड्यू टू हिस्टेरेसिस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज और डिक्रीज करने का पाथ जो है या कर्व जो है वो सेम नहीं है। जब बढ़ा रहा हूं तो नीचे से जा रहा हूं, देखो एरो राइट में है ना, राइट का मतलब है एच बढ़ा रहा हूं। जब मैं एच बढ़ा रहा हूं तो नीचे वाला कर्व फॉलो कर रहा हूं, और एच कम कर रहा हूं तो ऊपर वाला कर्व फॉलो कर रहा हूं। तो जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन का पाथ अलग होता है, उस कारण से जो लॉस बनता है दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो इसमें लिखना इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, in ferromagnetic material a hysteresis curve, in ferromagnetic material a hysteresis curve is observed in, a hysteresis curve is observed in
magnetization characteristics is observed in magnetization characteristics, therefore the path of magnetization and demagnetization is not identical and hence the energy lost due to this phenomena is called hysteresis loss. ठीक है, अब दूसरी बात समझते हैं। देखो होता क्या है कि मैंने ये बोला था, अगर याद हो, कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जब बात होती है, whenever we talk about ferromagnetic material, क्या खासियत होती है इसकी? एक तो हिस्टेरेसिस कर्व हो गया, एक क्या होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल्स जो होते हैं दे अलाइन पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? देखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड राइट में हो तो सारे डाइपोल भी राइट में ही अलाइन होंगे, ऐसे होंगे ना। मैग्नेटिक डाइपोल माने ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट। देखो बहुत केयरफुली समझना, एकदम बेसिक से समझा रहा हूं हर चीज। एक बार ये चीज समझ जाओगे तो हर बार इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट में हो तो ये डाइपोल्स उल्टे अलाइन हो जाएंगे। तो यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो उसी डायरेक्शन में हमारे डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, जब ट्रांसफॉर्मर की हम बात करते हैं तो ट्रांसफॉर्मर का करंट ऑल्टरनेटिंग है, एसी है। इस कारण से जो बनेगी मैग्नेटिक फील्ड वो भी ऑल्टरनेटिंग होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टरनेटिंग है तो वो हर हाफ साइकिल के बाद अपने पाथ को रिवर्स कर लेगी या अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है, हर हाफ साइकिल के बाद डाइपोल्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। यानी डाइपोल्स को अपनी डायरेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा आफ्टर एवरी हाफ साइकिल, या डाइपोल्स को रोटेट करना पड़ेगा। अब इस रोटेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस होता है उसको हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। यानी अगर ऑल्टरनेटिंग फील्ड नहीं लगाई गई होती तो डाइपोल्स को रिवर्स नहीं होना पड़ता, तो देयर वुड बी नो एनर्जी लॉस। तो तुम हिस्टेरेसिस लॉस को ऐसे भी कह सकते हो, इट इज द एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू रिवर्सल ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल्स। तो वाला पॉइंट लिखो, इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल magnetic dipoles always align parallel to the magnetic field, so if alternating field is applied, the orientation of dipoles reverses for every half cycle, and the energy lost in reversal of dipole is called hysteresis loss. तो देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जब भी कोई डाइपोल रिवर्स होने की कोशिश करेगा तो उसको कोई अपोजिंग फोर्स जरूर मिलेगा। वो अपोजिंग फोर्स किससे आएगा? दूसरे डाइपोल से। देखो जैसे
ये नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब ये डाइपोल घूमना चाहता है, अगर ये डाइपोल घूमना चाहता है तो ये साउथ वाला जो नॉर्थ को घूमने से रोकेगा। अगर कोई भी चीज तुम्हें अपोज करती है फिर भी तुम्हें कोई काम करना है तो तुम्हें एनर्जी लगानी पड़ेगी, या ये कह दो वहां पे एनर्जी का आ जाएगा लॉस। तो अगर डाइपोल्स फ्री होते ना मूवमेंट के लिए तो कोई हिस्टेरेसिस लॉस होता ही नहीं, लेकिन डाइपोल्स को मूव करना है और वहीं बाकी के डाइपोल उन्हें मोशन से रोक रहे हैं, और ऐसा होने के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस आ रहा है, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। ये बात क्लियर हुई? ये तो कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन हुआ कि व्हाई हिस्टेरेसिस लॉस ऑकर्स। मेरी बात क्लियर हुई ना? डाइपोल्स जब रोटेट करने की कोशिश करते हैं तो बाकी डाइपोल्स जो एक डाइपोल पे फोर्स लगा रहे हैं दे ट्राई टू अपोज इट। एज एन एग्जांपल, अगर ये नॉर्थ पोल ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये दूसरा साउथ उसे रोकेगा, क्योंकि साउथ विल अट्रैक्ट द नॉर्थ। अब आते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और लिख लेना। if magnetic field always exists in the same direction, if magnetic field always exists in the same direction, there would be no reversal of dipole, there would be no reversal of dipole, and hence no hysteresis loss, and hence no hysteresis loss। अब आगे चलते हैं। अब देखो मैं पॉइंट्स मार्क कर देता हूं इस ग्राफ पे। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5 और पॉइंट 6। 6 पॉइंट मैंने मार्क कर दिए। क्लियर है? ब्लैक कलर से मैं पॉइंट्स बता रहा हूं। अब सबसे पहले समझो, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो पावर लॉस या पावर कैसे निकालते हो? हम पावर को बोलते हैं PT इज VT इंटू IT, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। फेराडेज लॉ के हिसाब से VT को लिख सकते हैं d psi बाय dt या n d phi बाय dt। ठीक है, मैं लेंज लॉ नहीं लगा रहा, पोलैरिटी की अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो पावर कितनी हो जाएगी? n d phi बाय dt इंटू आई ऑफ t। अब इसका मतलब क्या हुआ? पावर हो गई n इंटू आई ऑफ t इंटू डी फाई बाई डी टी। अब एक चीज याद करो, जब हम मैग्नेटिक सर्किट पढ़ रहे थे, अगर भूल गए हो तो एक बार मैग्नेटिक सर्किट का जब वीडियो खोल के देखोगे तो वहां मैंने एक चीज डिराइव की थी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एम्पियर्स लॉ के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये अपने पास आई थी MMF बाय लेंथ। ठीक है, अगर भूल गए हो तो इसको याद भी कर सकते हो या मैग्नेटिक सर्किट वाला लेक्चर एक बार रिव्यू कर सकते हो। तो यानी कि NI को लिख सकते हो HL d phi बाय dt। ठीक है, मैं एक कर्व रिमूव नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं। आगे का डेरिवेशन तुम लोग एक साथ ही नोट करना, सारी चीज पहले समझ लो बाद में नोट करना। अब फाई होता है B इंटू एरिया। एरिया तो कांस्टेंट रहता है ट्रांसफॉर्मर का, टाइम के साथ चेंज क्या होता है? फ्लक्स डेंसिटी। अब ये हो गया L इंटू एरिया, लेंथ इंटू एरिया। ठीक है, लेंथ इंटू एरिया क्या होता है? वॉल्यूम। लेकिन अगर मुझे एनर्जी लॉस चाहिए, एनर्जी लॉस पर साइकिल, तो ये कैसे निकालोगे? एनर्जी कैसे आती है पावर से? PT dt।
अगर dt मल्टीप्लाई करोगे तो dt कट जाएगा, यहां क्या बचेगा, h इंटू डी बी। तो ये हो गया भाई अपना एनर्जी लॉस। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो मेरे को अब यहां पे कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये h इंटू डी बी। एक्चुअल में ये जो क्वांटिटी होती है ना एच डी बी, इसको एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्यों, अगर ध्यान से देखोगे तो लेफ्ट में एनर्जी है, राइट में वॉल्यूम इनटू सम क्वांटिटी है। तो वॉल्यूम को नीचे ले जाओ तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एक बार यहां तक नोट कर लो, फिर हम आगे समझते हैं। अब आगे देखने के लिए इस बात का मतलब समझना, ये जो क्वांटिटी आई है एच डी बी, ये क्या बता रही है। एच डी बी देखो, अगर कोई भी बी एच कर्व ले लिया जाए, मान लो कोई भी रैंडम कर्व है, एज एन एग्जांपल ये मैंने कर्व ले लिया, इसमें h एक पॉइंट है और b में स्लाइट चेंज अगर हम ले रहे हैं, b में स्मॉल चेंज ले लिया जाए db, तो ये जो एरिया मैं शेडेड बना रहा हूं ये है एच डी बी। तो एच डी बी क्या बता रहा है, मैग्नेटाइजेशन कर्व का एरिया विद वाई एक्सिस। एच को मैं फिक्स कर रहा हूं, बी में जब स्मॉल चेंज लेता हूं तो एरिया किसके साथ में आता है, वाई एक्सिस के। तो ये ड्रॉ करके एक पॉइंट लिखना, इंटीग्रल एच डी बी, इंटीग्रल एच डी बी is the area between magnetization curve, is the area between magnetization curve and b axis, and b axis, and this area represents the energy absorbed, and this area represents the energy absorbed by magnetic material, by magnetic material। यहां मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ट्रांसफॉर्मर का कोर। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो इस इंटीग्रेशन से आएगी, बट एनर्जी निकालने के लिए ध्यान रखना वॉल्यूम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये बस एनर्जी डेंसिटी है। अब देखो मुझे एक साइकिल की बात करनी है, मैंने लिखा है ना एनर्जी लॉस पर साइकिल, वन साइकिल, इसका मतलब है वन टाइम पीरियड के बारे में मैं बात कर रहा हूं। टाइम पीरियड के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो h है ये भी साइनसोइडल फंक्शन है, या जो b है b भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो मुझे एक साइकिल में पूरी बात करनी है। ठीक है, एक साइकिल में बात करने के लिए मुझे क्या करना है, इस ग्राफ में 1 से चल के वापस 1 पे लौटना है। अगर कोई भी फंक्शन पीरियोडिक है तो एक पीरियड में जहां से चला था वहीं पे खत्म होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है ना, ये बात सभी लोगों को क्लियर है। पीरियोडिक फंक्शन एक पीरियड में जहां से शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो मुझे एक पीरियड की बात करनी है। एक पीरियड के लिए इस ग्राफ के ट्रैवर्सल की अगर मैं बात करूं तो मैं 1 वाले पॉइंट से शुरू होके खत्म भी कहां करूंगा, 1 पे। अब देखो सबसे पहले मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एक क्लोज लूप इंटीग्रल चाहिए एच डी बी, ये मुझे निकालना है। एक पीरियड का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, इसीलिए मैं क्लोज लूप दिखा रहा हूं इंटीग्रल। अब देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं W1, इंटीग्रेशन में ले रहा हूं 1 वाले पॉइंट से 2 वाले पॉइंट तक, यानी माइनस बी आर से बी मैक्स तक। ठीक है ना, 1 से 2 तक जा रहे हैं, 1 से 2 तक जा रहे हैं। अब इसके अंदर देखो 1 से 2 जाते हुए कौन सा एरिया आएगा, मैंने बोला है ना एरिया वाई एक्सिस से लेना है। अगर एरिया वाई एक्सिस से लेना है तो ये एरिया बनेगा एरिया 1 2 3। ठीक है, और ये होगी एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। अब मैंने इसको एनर्जी एब्जॉर्ब्ड कैसे बोला, देखो 1 से 2 जाते हुए
H तो राइट साइड पड़ रहा है, तो यहां पे H क्या है, पॉजिटिव है। और 1 से 2 जाते हुए B जो है इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहे हो ना, ऊपर जाने का मतलब B इंक्रीजिंग है, B इंक्रीजिंग है तो DB भी पॉजिटिव है। दोबारा समझो, ये वाला जो ग्राफ है 1 से 2, इसके लिए H पॉजिटिव है और 1 से 2 जाते हुए B बढ़ रहा है तो DB भी पॉजिटिव है, तो एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। एनर्जी पॉजिटिव माने एनर्जी एब्जॉर्ब। ये जो फॉर्मूला है ना, ये एब्जॉर्प्शन का ही है, तो पॉजिटिव आई तो एब्जॉर्ब, नेगेटिव आई तो डिलीवर। मेरी ये बात क्लियर हुई? इस एरिया को मैं ग्राफ पे ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं, ओरिजिनल ग्राफ को खराब नहीं कर रहे हैं, मैं अलग से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये है मेरा पॉइंट 1 2 और ये है 3, तो मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं अभी, कर्व और वाई एक्सिस के बीच में। ये मेरी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे चलते हैं, बी मैक्स तक आ गए ना। अब बी मैक्स से मैं वापस जाने की कोशिश करता हूं, मुझे वापस देखो 1 पे लौट के आना है कर्व के अलोंग, तो मैं अगले एरिया की बात करता हूं W2। अब मैं लिखता हूं कि मैं बी मैक्स से आ रहा हूं BR पे, यानी मैं 2 से 4 वाले पॉइंट पे आ रहा हूं। देखो यहां से चल के यहां पे लाई कर रहा हूं, तो पहले मैं गया 1 से 2, अब 2 से मैं 4 आ रहा हूं, तो बी मैक्स से कहां आ रहा हूं, BR HDB। अब एक चीज सोचो, 2 से 4 आने में H तो राइट हैंड साइड पे है, तो H तो पॉजिटिव है, लेकिन 2 से 4 आने में y एक्सिस वाली वैल्यू तुम्हारी डिक्रीज हो रही है। y एक्सिस वाली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेल्टा y या डेल्टा b नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ आ रही है? dB क्या है, चेंज इन b, तो अगर b घट रहा है तो dB नेगेटिव लेना पड़ेगा, बट H पॉजिटिव है राइट हैंड साइड पे, तो H पॉजिटिव है, B भी पॉजिटिव है, बट चेंज इन B नेगेटिव है। ये मत सोचना कि H भी तो घट रहा है, H का चेंज नहीं देखना, H का साइन देखो। H राइट हैंड साइड है तो पॉजिटिव, B भी अपवर्ड्स है, B पॉजिटिव है, ये बात सही है, लेकिन B डिक्रीजिंग है, इसीलिए चेंज इन B नेगेटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये एरिया कौन सा बनेगा पहले मुझे ये बताओ? ये एरिया है 2 3 4 और ये नेगेटिव आएगा, इसीलिए ये है एनर्जी डिलीवर्ड। ये भी मैं ग्राफ में दिखा देता हूं, ये एक काम करता हूं, मैं ओरिजिनल ग्राफ पे ही दिखा देता हूं, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना, एरिया हमेशा वाई एक्सिस से लेना है। अब BR तक आ गए ना, अब अगले एरिया पे आते हैं। अब मैं जाता हूं BR से माइनस बी मैक्स पे। जब BR से माइनस बी मैक्स पे जा रहे हो, यानी 4 से 5 आ रहे हो, ठीक है, BR से माइनस बी मैक्स, तो कौन सा एरिया लोगे? एरिया वाई एक्सिस के साथ लेना है, तो एरिया बनेगा 4 5 6। ठीक है, अब इसमें देखो H नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में आ चुके ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहे हो, H नेगेटिव है, और B भी डिक्रीजिंग है, तो DB भी नेगेटिव है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव माने एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, तो ये वाली एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो रही है। ये मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं कि यहां मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं। यहां ऐसे आ रहा है हमारा, तो ये वाले एरिया की बात हो रही है कर्व और वाई एक्सिस के बीच में। ठीक है, अब लास्ट बचता है अपना W4। W4 में मैं क्या करूंगा, माइनस बी मैक्स से वापस माइनस BR पे आऊंगा, यानी 5 से लौट के आ रहे हो 1 पे, तो लास्ट एरिया है। अब माइनस बी मैक्स से जब माइनस BR पे आ रहे हो, तो H तो नेगेटिव है, लेफ्ट में हो ना, और B माइनस बी मैक्स से BR तक बढ़ रहा है, तो DB पॉजिटिव है। तो ये वाला एरिया कौन सा है,
ये एरिया है, ये वाला एरिया, तो ये कौन सा एरिया है? 5 6 1, और दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो ये एनर्जी है डिलीवर्ड। तो ये वाला एरिया कौन सा हुआ? देखो ये एनर्जी डिलीवर्ड वाली जो है, ये वाला एरिया। अब देखो इसके अंदर 2 एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है और 2 एनर्जी डिलीवर्ड है। अगर मैं टोटल एब्जॉर्प्शन पूछूंगा तो कैसे निकालोगे? एब्जॉर्ब्ड माइनस डिलीवर्ड विल गिव यू द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। तो ये वाला पॉइंट लिखो, द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड in one cycle, the total energy absorbed in one cycle is energy absorbed minus energy delivered, energy absorbed minus energy delivered। ठीक है, ये बात मेरी क्लियर हुई? अब देखो सबसे पहले मैंने कौन सा एरिया लिया था? ये वाला एरिया, इसमें मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं। जो एब्जॉर्प्शन वाला है ना, डिलीवरी वाला तो मैंने रेड में दिखाया है, एब्जॉर्प्शन वाला मैं ब्लू में ड्रॉ कर रहा हूं। ये एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का एरिया है, तो ये W1 है, ये जो ब्लू में है। ऊपर ये जो रेड में बनाया ये W2 में है, ये एनर्जी डिलीवर्ड है। फिर अगला देखो ये वाला एरिया बनाया मैंने, इसको इस वाले ग्राफ में ब्लू पे बना रहा हूं मैं। ये वाला एरिया ब्लू वाला है W3, और फिर ये रेड वाला एरिया नीचे वाला है W4। तो तुम क्या बोलोगे? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल टू वॉल्यूम इनटू W1 और W3 तो एब्जॉर्प्शन है, W2 और W4 डिलीवर है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब देखो जब ब्लू में से रेड वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे तो जहां ये ओवरलैप हो रहे हैं वहां कट जाएंगे, तो ये वाला एरिया कट जाएगा, तो बचेगा क्या? अब बात आती है कि बचेगा क्या हमारे पास। देखो अगर ब्लू में से रेड वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करते तो बचता क्या है? जल्दी से आंसर दो भाई, क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा दोनों ग्राफ के बीच का एरिया, तो हमारे पास ये वाला एरिया बच जाएगा, ये। ठीक है, इसीलिए हम बोल देते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप। तो अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों ने कभी ये डेरिवेशन नहीं देखा होगा, ये चीज डायरेक्टली देखी होगी। एनर्जी लॉस पर साइकिल इक्वल टू वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ BH लूप। ठीक है, लूप का एरिया, बट ये है एनर्जी। अगर पावर चाहिए तो वो होती है एनर्जी, कितना टाइम लिया है? एक पीरियड लिया है ना, एक साइकिल का टाइम होता है T, कैपिटल T। तो 1/T क्या होगा? फ्रीक्वेंसी, तो वॉल्यूम इनटू एरिया ऑफ BH लूप इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला होता है हिस्टेरेसिस लॉस का। लेकिन अब देखो हर बार क्या है, BH कर्व का एरिया निकाल पाना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए। ठीक है, ग्राफिकली हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, बट ये फॉर्मूला फिर भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर कभी ग्राफ दे दिया और हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में बात करें तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मटेरियल की वॉल्यूम लेनी है। मटेरियल माने ट्रांसफॉर्मर का कोर, तो ट्रांसफॉर्मर का जो कोर है उसकी वॉल्यूम, फिर BH कर्व का एरिया, और फिर मल्टीप्लाई कर देना है फ्रीक्वेंसी से। अब देखो क्या होता है, इसी काम को आसान करने के लिए एक साइंटिस्ट ने इसका एक अप्रोक्सीमेट रिलेशन दिया, जिसे हम कहते हैं स्टीनमेट्स फॉर्मूला।
तो पहले स्टीनमेट्स फॉर्मूला पे आने से पहले एक पॉइंट लिखना, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ BH कर्व, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ BH कर्व is not always possible, is not always possible, so is not always possible, so we use an empirical relation, EMPIRICAL, empirical relation to find hysteresis loss, empirical relation to find हिस्टेरेसिस लॉस। एम्पेरिकल का मतलब होता है एक ऐसा रिलेशन जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को सेटिस्फाई कर दे बट वो मैथमेटिकली डिराइव्ड ना हो। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो हिस्टेरेसिस लॉस है ये होता है KH BM टू द पावर X इंटू F। ये KH होता है हिस्टेरेसिस कोएफिशिएंट, और ये ध्यान रखना ये प्रोपोर्शनल होता है कोर के वॉल्यूम के। आगे आने वाले सेक्शन में ना ये काम आएगा कि वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल चलता है। X होता है स्टीनमेट्स कोएफिशिएंट, ठीक है। पहले ये जो X की वैल्यू होती थी अर्लियर X इक्वल टू 1.6, बट as per new IEEE rules x इक्वल टू 2। तो एग्जाम में अगर x की वैल्यू मेंशन नहीं है तो तुम x की वैल्यू को 2 रख के सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अब इसके आगे की बात करते हैं, हमारी जो ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड है। ये तो हुआ हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला। तो दो फॉर्मूले हमारे पास आए, एक एरिया ऑफ BH कर्व की टर्म में और एक स्टीनमेट्स फॉर्मूला। क्वेश्चन में स्टीनमेट्स फॉर्मूला यूज होता है बट ये एरिया वाला भी फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो क्या होता है, हम ये जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का जो वोल्टेज होता है जो हमने EMF के टर्म्स में डिराइव किया था, क्या था, BM इंटू AM। तो यानी मैं ये जानता हूं कि BM इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F की पावर X इंटू F, यानी V की पावर X F की पावर 1 माइनस X। तो इफ X इक्वल टू 2, हिस्टेरेसिस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाय F, ठीक है। केस 1। अब इसमें ना देखो क्या होता है, ज्यादातर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे हिस्टेरेसिस लॉस निकलवाया जाता है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी वाला रिलेशन रेलिवेंट हो जाता है। केस 1, अगर V बाय F कांस्टेंट हो जाए, अगर V बाय F कांस्टेंट है तो BM कांस्टेंट हो गया ना। अगर BM कांस्टेंट हो गया इस एक्सप्रेशन के अंदर तो हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल बच गया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यही चीज यूज होती है कि V बाय F कांस्टेंट है। केस 2, अगर V बाय F कांस्टेंट ना हो, ठीक है, तब हमें पूरा रिलेशन यूज करना पड़ता है, ये वाला अभी जो हमने डिराइव किया है। तो देखो होगा क्या, कभी भी जब पुराना वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी और नया वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं, तो पहले ये चेक करना क्या V बाय F का रेशो सेम रहा है या चेंज हो गया है। चेंज हो गया है तो BM को कांस्टेंट नहीं मानना है, सेम रहा है तो BM को कांस्टेंट मान सकते हो। तो हमेशा क्या होता है, एक ओरिजिनल कंडीशन गिवन होती है और एक न्यू कंडीशन, और वो क्वेश्चन ये पूछता है अगर ओरिजिनल कंडीशन का लॉस बता दूं तो नई कंडीशन का लॉस क्या आएगा। तो इसमें रट के मत जाओ, बस ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, X की वैल्यू पता होनी चाहिए और ये मालूम होना चाहिए कि BM किसके प्रोपोर्शनल आता है, V बाय F के। ये मेरी बात क्लियर हुई। तो हिस्टेरेसिस लॉस के अंदर इतना नॉलेज सफिशिएंट है। अब हम अगले पे चलते हैं। मैंने बोला था कोर लॉस का दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, एडी करंट लॉस। तो अगली हेडिंग डाल लेना, एडी
करंट लॉस। ठीक है, सेकंड इज एडी करंट लॉस। अब देखो ये एडी करंट क्या चीज है। एडी का अगर इंग्लिश मीनिंग देखोगे कभी भी तो एडी होता है जो समुद्र के अंदर या सी के अंदर भंवर बनता है। भंवर तो देखा होगा ना सभी लोगों ने, जो लोग हिंदी जानते हैं तो भंवर का मतलब जानते होंगे। अब उसको और तो नहीं समझा पाऊंगा इंग्लिश में तो, क्योंकि इंग्लिश में तो उसको एडी ही बोलेंगे। ठीक है, जो सर्कुलर नहीं बनता है, कई बार दिखाते हैं कि उसमें शिप डूब गया, ठीक है, कोई आदमी उसके अंदर चला गया, तो उसको हम लोग एडी कहते हैं। तो एडी क्या बताता है? एडी बताता है एक सर्कुलर लूप में किसी का भी रोटेशन। तो एडी करंट क्या होंगे? एडी करंट वो करंट्स होंगे जो एक लूप के अंदर फ्लो करें, जैसे कि समुद्र के अंदर भंवर, तो उन करंट्स को बोलते हैं एडी करंट। तो इसमें लिखना एडी करंट्स आर दोज, एडी करंट्स आर दोज which circulate, eddy currents are those which circulate in closed loop within a mass of conducting material, within a mass of conducting material। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, eddy currents are induced, eddy currents are induced when a magnetic material, eddy currents are induced when a magnetic material is kept in a time varying magnetic field, is kept in a time varying magnetic field। ठीक है, अब देखना, जैसे देखो मैं एक ट्रांसफॉर्मर लेता हूं, इसको समझने के लिए बहुत बेसिक से समझेंगे एडी करंट लॉस होती क्या चीज है। देखो 3 डायमेंशन बना रहा हूं मैं ट्रांसफॉर्मर को अपने। इस टाइप का होगा ना ट्रांसफॉर्मर। अब देखो क्या होता है कि इसमें यहां पे ना वाइंडिंग्स होती हैं। इस टाइप से होती है वाइंडिंग। अब क्या होता है, ये वाइंडिंग जो है ना, जब इसमें करंट जाएगा तो ये फ्लक्स बनाएगी। ये चीज तो अच्छे से जान गए हो। अब ये फ्लक्स जो बनेगा, ये फ्लक्स कोर के अंदर पास होता है। अब ऐसा मत सोचना ये सरफेस पे फ्लो हो रहा है, ये एक्चुअल में पूरी वॉल्यूम में फ्लो होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाती है। ठीक है, इस टाइप से फैली रहती है। अब अगर यहां पे एक क्रॉस सेक्शन ले लो, देखो यहां पे अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए इस टाइप का, तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो टाइम वेरिंग है। वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है, यानी इस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा, और उसकी वजह से इसमें इंड्यूस होगा ईएमएफ। तो अगला पॉइंट ये लिखना, पहले फिगर ड्रॉ कर लो। तो इसमें लिखना across any cross section area, across any cross section area, the magnetic field is time varying, the magnetic field is time varying, which causes flux through the area, which causes flux through the area to vary with time, flux through the area to vary with time, and induces an EMF, and induces an EMF। ठीक है, अब सिर्फ मैं ये क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। देखो मैंने एक क्रॉस सेक्शन बना लिया, इसकी थिकनेस मैं बोल देता हूं है टाउ। थिकनेस माने ये मैं टाउ लिख रहा हूं। ठीक है,
टाउ इसलिए लिख रहा हूं इसकी थिकनेस को कि टाउ इज थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। अभी देखो, अभी तो मैंने कोर को लैमिनेटेड नहीं बनाया ना, बट एक्चुअल में कोर में पतली पतली शीट होती हैं, तो हर शीट की थिकनेस है हमारी टाउ। ये मैंने टाउ लिख लिया। ये मटेरियल इस टाइप से होगा 3 डायमेंशन में। अब इस एरिया से, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसे अपोज करने के लिए जो ईएमएफ बनेगा, देखो लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज ऑफ इंडक्शन। यानी यहां जो ईएमएफ बने वो एक ऐसा करंट बनाए जो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो इसका अपोजिशन कैसे बनना चाहिए, अंदर की तरफ। मेरी बात क्लियर हो रही है? जो ये मैग्नेटिक फील्ड कोर के अंदर है, बाहर की तरफ है, तो इसको अपोज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनानी पड़ेगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनाने के लिए करंट कैसे आना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन देखो कैसे बन जाती है कि इसके अंदर करंट जो है ना, एक लूप के अंदर फ्लो करेगा ऐसे, और कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज। बात क्लियर हुई? ये जो क्लॉकवाइज करंट है ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अप्लाइड वाली बाहर है, आ गया अपोजिशन। और इस करंट को कहते हैं हम एडी करंट। अब ये मान लो कि ना यहां पे एक पतला सा ऐसे लूप मान लो, पतला सा एक मैं लूप ले रहा हूं जिसके अंदर ये एडी करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ग्रीन वाली जो लाइन है ना, ये एडी करंट है। ये मैंने एक थिन लूप ले लिया है। ठीक है, इस लूप की थिकनेस मैं लिख रहा हूं dx, और ये लूप सेंटर से है x डिस्टेंस पे। तो मैंने सेंटर से x डिस्टेंस पे एक dx थिकनेस का लूप ले लिया। ये क्लियर है? और इस लूप की जो विड्थ है, देखो ये लूप ऐसे ही होगा अंदर भी, ये जो विड्थ है ये है w। अब सबसे पहले देखो, अगर मुझे एडी करंट पता करना है कितना आ रहा है, उसके लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए चाहिए फ्लक्स। ठीक है, तो पहले मैं जानना चाहता हूं, ये वाली लेंथ भी मैं मार्क कर देता हूं, ये लेंथ है या हाइट है h। h माने देखो ये वाली है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो ये h है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि फ्लक्स कितना है इसके अंदर। ये थिकनेस 2x हो गई ना, x और x, और हाइट है h। एरिया यही तो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, h इंटू 2x। मैं सिर्फ ये x वाली लूप में फ्लक्स निकालना चाहता हूं। अब ये जो b होती है ये तो टाइम वेरिंग होती है ना, तो b को लिख सकते हो bm साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये जो फाई आता है ये कितना आ गया, bm 2xh साइन ओमेगा टी। और ईएमएफ अगर सिंपली लिखो, यहां टर्न्स का तो फंडा है नहीं, तो डी फाई बाय डी टी। टर्न्स तब होते हैं जब कोई कॉइल होती है, कॉइल नहीं है। यहां एक लूप में ईएमएफ बन रहा है, और एक लूप को एक ही टर्न की तरह कंसीडर करोगे, तो कितना हो गया ये, ओमेगा bm 2hx cos ओमेगा टी। ये आ गया हमारा ईएमएफ। अब अगर करंट चाहिए तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें, इस पतले से फिलामेंट का मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन में क्या लिया जाता है, लेंथ रो एल बाय ए होता है ना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। एल क्या होता है, लेंथ अलोंग करंट, और एरिया क्या होता है, एरिया परपेंडिकुलर टू करंट। अब देखो जैसे ये रहा करंट हमारा, ग्रीन वाली लाइन, ये करंट है ना, इसके परपेंडिकुलर का एरिया कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर का एरिया ये वाली स्ट्रिप होगी। ये जो स्ट्रिप दिख रही है ना, ये करंट के परपेंडिकुलर है, तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना है, इसकी विड्थ तो है dx, और ये लेंथ कितनी है w। तो क्रॉस सेक्शन एरिया
अगर मैं बात करूं क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर एडी करंट को कितना क्रॉस सेक्शन एरिया फेस हो रहा है, दैट इज W dx। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रो एल की जगह ना। अब ये देखो करंट कितना एरिया या करंट कितने लेंथ से फ्लो कर रहा है, ये वाली लेंथ h, ये वाली लेंथ h, ये 2x और ये 2x। पूरा सरकमफेरेंस ले लो ना करंट के अलोंग रेक्टेंगल का सरकमफेरेंस क्या होगा, h प्लस 2x प्लस 2x। तो कितना लेंथ मिल रहा है करंट को, 2h प्लस 4x अपॉन एरिया W dx। अब हम ये कह देते हैं कि x इज मच लेस देन h, तो dr इज अप्रोक्सीमेटली रो 2h बाय W dx। ये आ गया ना हमारे पास, तो ये आ गया रेजिस्टेंस और ये मिल गया हमें EMF। ये बात क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड का जब क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, जब रेजिस्टेंस के लिए लोगे तो करंट के परपेंडिकुलर। करंट अगर वर्टिकली फ्लो कर रहा है, देखो XYZ से समझा देता हूं और अच्छे से समझ आ जाएगा। XYZ, देखो मैग्नेटिक फील्ड X डायरेक्शन में है ना, बाहर की तरफ है, तो एरिया कौन सा लोगे, YZ वाला। Z में है H और Y में है 2x, तो H इंटू 2x लिया। करंट है माइनस Z में, करंट नीचे की तरफ है ना माइनस Z में, तो एरिया लोगे XY का, X में है dx और Y में है W, तो XY का कितना हो गया, dx इंटू W। अब इतना आने के बाद चाहो तो एडी करंट निकाल सकते हो EMF बाय रेजिस्टेंस करके, या अगर पावर लॉस निकालना है सीधे अगर पावर लॉस पे जाना चाहते हो तो मैं बोलता हूं एडी करंट की पावर सीधे निकाल दो E² बाय R से या E² बाय dr से। तो ये कितना हो जाएगा, E² ओमेगा स्क्वायर BM स्क्वायर 4h² x² cos स्क्वायर ओमेगा t बाय रो इंटू 2h बाय W dx। 2h से 4h² चला गया 2h पे, ओमेगा स्क्वायर BM स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर BM स्क्वायर इंटू H इंटू W इंटू x स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t dx। ठीक है। अब अगर तुम्हें एक लैमिनेशन में चाहिए, इसको DP कह दो, लैमिनेशन में चाहिए तो इंटीग्रेशन x का कहां से कहां तक होगा, 0 से टाउ बाय 2 तक, क्योंकि सेंटर से कितनी लिमिट तक जा सकते हो, टाउ बाय 2, तो ये तो बाहर आ गया। इंटीग्रेशन x² dx, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x³ बाय 3, x³ बाय 3 में लिमिट डालोगे तो टाउ बाय 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर BM स्क्वायर टाउ क्यूब HW बाय 2, और ये हो जाएगा 24, तो नीचे 12। एक हम लोग रो लिखना भूल गए ना शायद, हाँ रो नीचे रहेगा, रो मिस कर गए हैं हम, रेजिस्टिविटी नीचे 12 रो। ठीक है, और यहां आ गया cos स्क्वायर ओमेगा t। लेकिन अब देखो ये तो टाइम का फंक्शन आ गया ना, टाइम का फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे एडी करंट लॉस चाहिए। एडी करंट लॉस कैसे निकालोगे, अब एडी करंट लॉस निकालने के लिए इसका एवरेज ले लेंगे। cos स्क्वायर का एवरेज अगर निकालना चाहते हो तो मैं क्या कहूंगा, एवरेज एडी करंट लॉस इज 1/2 पाई
0 से 2 पाई PE डी ओमेगा टी। अब बाहर की टर्म कितनी है, ओमेगा स्क्वायर BM स्क्वायर टाउ क्यूब HW बाय 12 रो, 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो अभी देखो मैं आगे की टर्म ही सॉल्व कर रहा हूं बस अभी के लिए, बाद में देख लेंगे पूरी टर्म सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि बार बार इतना लंबा रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है ना हमें। वन का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई कॉस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, एक 2 पहले से है तो 4, साइन में 2 पाई रखोगे तो साइन 4 पाई, 0 0 रखोगे तो भी 0, तो ये आ गया पाई, यानी ये पूरा इंटीग्रेशन पाई बनेगा। अब देखो ये पाई बनेगा, ये 2 पाई है तो क्या बचा, 2 बचा, टाउ क्यूब का ना मैंने एक टाउ अलग ले लिया और ये हो गया 24 रो। अब हाइट इंटू वेड्थ इंटू थिकनेस, ये हो गई वॉल्यूम, ओमेगा को लिख लो 2 पाई एफ, वॉल्यूम बाय 24 रो। अब 2 पाई का स्क्वायर कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर, नीचे 24 ऊपर 4, अगर ऊपर 4 और नीचे 24 है तो क्या बनेगा, नीचे 6 बचेगा। अगर नीचे 6 बचता है तो अब हम क्या लिखेंगे, एवरेज एडी करेंट लॉस इज पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर BM स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाय 6 रो इंटू वॉल्यूम। तो देखो हिस्टेरेसिस लॉस भी वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल आया था, एडी करंट लॉस भी वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल आया है। यहां BM क्या है, मैक्स फ्लक्स डेंसिटी, यही हिस्टेरेसिस में भी आती है, लेकिन यहां टाउ और आ रहा है, दैट इज लैमिनेशन थिकनेस। इसीलिए मैंने बोला भी था कि लैमिनेशन जितनी पतली बनाओ उतना फायदा, एडी करंट लॉस कम हो जाता है। रो इज रेजिस्टिविटी, बट जो है ना हम एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम क्या लिख लेते हैं, एडी करंट लॉस इज KE BM स्क्वायर एफ स्क्वायर, और ये KE क्या है, ये है पाई स्क्वायर टाउ स्क्वायर बाय 6 रो इंटू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। अब जैसा मैंने हिस्टेरेसिस लॉस के लिए भी किया था कि ये जो BM आता है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, BM किसके प्रोपोर्शनल आता है, V बाय F के। तो हम क्या बोल सकते हैं, BM इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F। अगर ऐसा हुआ तो केस 1, अगर V बाय F कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं ना BM कांस्टेंट है। BM अगर कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ये हो गया KE BM स्क्वायर F स्क्वायर, KE तो कांस्टेंट था, BM भी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनल टू F स्क्वायर। केस नंबर 2, अगर V बाय F कांस्टेंट ना हो तो इसका मतलब BM भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो एडी करंट लॉस प्रोपोर्शनल होगा, BM की जगह लिख लो V बाय F वोल्टेज स्क्वायर के। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि क्या V बाय F कांस्टेंट है या V बाय F कांस्टेंट नहीं है। ये बात क्लियर हुई। अब देखो ये कोर लॉस हम निकालते कहां से हैं,
कोर लॉस हम हमेशा निकालते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से। ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस तो मिल जाता है, बट ये नहीं पता लग पाता उसमें से कितना हिस्टेरेसिस है और कितना एडी करंट। तो अब इसके बाद अगला लिखना, सेपरेशन ऑफ कोर लॉस, सेपरेशन ऑफ कोर लॉस और आयरन लॉस, सेपरेशन ऑफ कोर लॉस और आयरन लॉस। तो कोर लॉस जो ओसी टेस्ट से आया है उसे मुझे तोड़ना है हिस्टेरेसिस और एडी करंट में। तो अब ये किया कैसे जाता है, देखो, कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट या कंडक्ट ओसी टेस्ट एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कीपिंग V by F कांस्टेंट। ऐसे सोचो, जैसे मान लो 50 हर्ट्ज पे 200 वोल्ट लगाई तो V और F का रेशियो कितना आया, 4। अब फ्रीक्वेंसी अगर कम कर भी दो या बढ़ा भी दो तो भी V और F का रेशियो 4 ही रखना है। जैसे 50 हर्ट्ज पे 200, 25 हर्ट्ज पे 100, 10 हर्ट्ज पे 40। तो ऐसे हमें ओपन सर्किट टेस्ट को कंडक्ट करना है अलग अलग फ्रीक्वेंसी में, बट कांस्टेंट क्या रहे, V by F। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमें ये पता है ओपन सर्किट टेस्ट में वॉट मीटर रीडिंग क्या देती है, ये देती है कोर लॉस। वॉट मीटर रीडिंग से कोर लॉस मिल जाता है ना। तो अब मैं एक टेबल ऐसी बना लूंगा, जब मैं ओपन सर्किट टेस्ट का एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, फ्रीक्वेंसी और वॉट मीटर रीडिंग के एक टेबल बन जाएगी। अब देखो क्या होगा, हिस्टेरेसिस लॉस अभी हमने लिखा था KH BM(x) इंटू F। तो V by F अगर कांस्टेंट है तो BM को मैंने कांस्टेंट रखा है, तो हिस्टेरेसिस लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के। तो इसको लिख लो K1F। एडी करंट लॉस हमने लिखा KE BM²F²। BM अगर कांस्टेंट है तो इसको लिख लो K2F²। तो वॉट मीटर की रीडिंग आयरन लॉस दे रही है, यानी हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। ये दे रही है। तो वॉट मीटर की रीडिंग को अगर F से डिवाइड कर दें तो क्या इक्वेशन बनी, K1 प्लस K2F। तो इसी टेबल में एक कॉलम मैं और बना लूंगा W बाय F। अब W बाय F और F अगर इसको एक वेरिएबल मान लो, देखो इसको ऐसे कह सकते हो, ये Y है, ये C है, ये MX। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई ना, जिसकी Y एक्सिस पे क्या मिलने वाला है, W बाय F, और X एक्सिस पे क्या मिलने वाला है, F। लेकिन देखो फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं कर सकते, फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब है डीसी, और ट्रांसफार्मर को डीसी पे नहीं चलाते। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ये ध्यान देना, ये ग्राफ मैंने ना जीरो से प्लॉट नहीं किया, आगे प्लॉट किया, लेकिन इसी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दो। डॉटेड का मतलब है ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है, इसको हमने एक्स्ट्रापोलेट किया। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब कर्व को पीछे बढ़ाना या फिर आगे बढ़ाने को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, बट वो एक्चुअल डेटा नहीं होता। अब ये जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट यानी C कितना है, K1, और इसका स्लोप कितना है, स्लोप है K2। अगर मैं इस लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट ले लूं तो K1 K2 मिल जाएगा। K1 और K2 मिल गया तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके आ गया हिस्टेरेसिस, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके आ गया एडी करंट लॉस। तो ओपन सर्किट टेस्ट की मदद से हम हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बट ओपन सर्किट टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कीपिंग V by F रेशियो कांस्टेंट। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो याद क्या रखना है, कोर लॉस के अंदर हमने डिस्कशन डेरिवेशन काफी देखा है, डेरिवेशन लेकिन एग्जाम के अंदर आपको हेल्प आउट नहीं करेगा। तो चीजें क्या क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर मैं हिस्टेरेसिस लॉस की बात करूं तो पता यह होना चाहिए, इट इज वॉल्यूम इनटू
एरिया ऑफ BH कर्व इनटू फ्रीक्वेंसी। दूसरा फॉर्मूला KH BM टू द पावर x इंटू F, x इक्वल टू 2 इफ नॉट गिवन, जब तक देगा नहीं जब तक 2 मान के चलना, ठीक है। फिर एडी करंट लॉस का एग्जैक्ट फॉर्मूला पाई स्क्वायर F स्क्वायर BM स्क्वायर T स्क्वायर बाय 6 रो इंटू वॉल्यूम, और दूसरा फॉर्मूला KE F स्क्वायर PM स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा एक चीज ये याद रखनी है कि BM इज प्रोपोर्शनल टू V बाय F, ताकि कभी भी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं तो हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस निकाल पाए, ठीक है। इतना याद रखना, और बेसिक ये याद रखना कि इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके हम हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। बट ओवरऑल याद रखने वाली बातें इतनी है हिस्टेरेसिस और एडी करंट में। बट सिंस कि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये फॉर्मूले आए कहां से हैं, इसीलिए मैंने आपको सारे फॉर्मूले डेराइव कराए। तो अब इस लेक्चर को हम यहीं कंक्लूड करेंगे। अगले लेक्चर में मैं लॉसेस के बारे में और बात करूंगा और हम लोग ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतने हिस्टेरेसिस एडी करंट अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बाकी लॉसेस नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।